हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री की क्लास 6 टेक्स्ट बुक से। ठीक है, जिसका नाम है किंगडम्स, किंग एंड अर्ली रिपब्लिक। तो देखिए, ये जो टाइम है ना, ये ऋग्वैदिक टाइम, जब ऋग्वेदा लिखी गई थी उसके बाद का टाइम है। ठीक है, जब हमारे किंगडम्स जो रिपब्लिक्स वगैरह हैं वो स्थापित होने शुरू हो गए थे, जब बड़े बड़े राजा जो आर्मी रखते थे, ठीक है, जो बड़े बड़े महलों में रहते थे, उनका टाइम जो है अब से शुरू हो गया था। अब देखिए, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इलेक्शन डे, वो ये कहता है कि शंकरन जो है ना, वो सुबह सो के उठा तो उसने देखा उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो इलेक्शन में वोट, मतलब इलेक्शन चल रहे थे और वो वोट देने जाने के लिए तैयार थे। ठीक है, एंड दे वर वेरी एक्साइटेड। तो शंकरन ने अपने दादाजी से पूछा कि आप इतने एक्साइटेड क्यों हैं। तो उसके दादाजी ने कहा कि वी कैन चूज़ आवर ओन रूलर्स टुडे, मतलब कि आज हम अपने राजा खुद चुन सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। तो देखिए, पहले तो हमने पढ़ा था क्या होता था कि लोग अपने ही बीच में से जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता था, सबसे ज़्यादा स्किल होती थी जिसमें, उसे राजा चुन लेते थे। लेकिन अब जो है टाइम बदलने लगा। ठीक है, अब राजा चुनने का तरीका अब डिफरेंट हो गया था। वो कैसे, how did men become rulers in the past? Some of the rajas we read about in chapter 5 were probably chosen by the Jana, the people. Jana कौन थे, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, they were the people. Okay, but around 3000 years ago we find some changes taking place in the ways in which rajas was chosen. Some men now became recognized as rajas by performing big sacrifices. कुछ लोग जो थे ना, स्पेशली मेल्स, मतलब मेन, कुछ मेल्स जो थे वो अब मतलब राजा बनने लगे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करके। सेक्रीफाइसेस क्या होते हैं, जैसे आपने देखा बड़ी बड़ी पूजाएं वगैरह परफॉर्म करके। एक सेक्रीफाइस होता था अश्वमेधा। अश्वमेधा को हम कह सकते हैं हॉर्स सेक्रीफाइस। ठीक है, इस रिचुअल में क्या होता था कि एक आपको एक हॉर्स होता था, ठीक है, उसे ये लोग खुला छोड़ देते थे। ठीक है, और अगर वो हॉर्स जहाँ जहाँ जाता था ना, तो उसके पीछे पीछे राजा के जो आदमी थे, राजा के जो मतलब वो रहे होंगे वॉरियर्स वगैरह, जो उनके सबॉर्डिनेट रहे होंगे, वो उसे फॉलो करते थे हॉर्स को। अगर हॉर्स किसी और राजा के किंगडम में घुस गया, ठीक है, और उस किंगडम में राजा ने, जहाँ वो राजा दूसरे राजा का किंगडम है, उसने उस हॉर्स को रोक लिया, तो इसका मतलब ये है कि अब दोनों राजाओं के बीच में फाइट होगी। लेकिन अगर उसने नहीं रोका तो इसका मतलब ये है कि उस राजा ने मान लिया कि भाई जिसका ये हॉर्स है वो जो है वो बहुत पावरफुल है और मैं अपनी पावर गिवन करता हूँ, अब वो राजा होगा। ठीक है, द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस was recognized as being very powerful and all those who came brought gifts for him. और जो भी मतलब सेक्रीफाइस में आते थे ना, वो विलफुली गिफ्ट लेके आते थे राजा के लिए। राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर ऑफ द रिचुअल, मतलब राजा जो था वो बिल्कुल सेंट्रल फिगर था कि इसके लिए ये सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, और वो एक बहुत ही स्पेशल सीट पे बैठता था, जैसे आपने देखा होगा कि राज सिंहासन टाइप के होते हैं, आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा, बाहुबली में देखा होगा। ठीक है, और जो लोग आते थे, जो दूसरे राजा आते थे, वो आपने देखा होगा दोनों तरफ ऐसे सीट्स बिछी हुई होती हैं, वो वहाँ बैठ के देखते थे। उनका बस ये काम होता था कि वो बैठ के देख रहे हैं पूरा सेक्रीफाइसेस। और जो चैरियोटर होता था ना, ये पूरे जैसे राजा वॉर में जाता था तो देखता था कि राजा कैसे लड़ता है, तो वो मतलब जब ये हो जाता था सारा ये सेक्रीफाइस वगैरह, तो वो बहुत प्रेज करता था कि हमारे राजा तो ऐसे लड़ते हैं, बहुत बहुत चांस करता था उनकी ग्लोरी में। ठीक है, और उनके जो राजा की वाइफ और बच्चे होते थे, उन्हें भी छोटे छोटे माइनर रिचुअल्स वो परफॉर्म करने होते थे। ठीक है, प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर। सेक्रेड वाटर मतलब पवित्र जल हम जिसे कह देते हैं, ठीक है, ऑन द किंग। जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो नॉर्मल लोग थे, द विश और द वैश्या also brought gifts. However, some people such as those who were regarded as Shudras by the priest were excluded from many ritual. जो शूद्रा थे ना, जो फोर्थ 4 वर्णों में डिवाइडेड है सोसाइटी उस टाइम पे, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट शूद्रा जो है उन्हें अलाउड नहीं था सेक्रीफाइस में आने का। ठीक है, अब वर्णास हम ये पढ़ते हैं कि इसमें पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। वी हैव मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक हैं जो नॉर्थ इंडिया में लिखी गई हैं, स्पेशली जो गंगा और यमुना के रिवर के आसपास लिखी गई हैं।
देखिए, जो ऋग्वेदा थी ना, वो सबसे पहली बुक थी जो वैदिक संस्कृत में लिखी गई है। वो कहाँ लिखी गई थी? नॉर्थ वेस्ट में। और गंगा और यमुना कहाँ हो गए? ये मतलब आप ये मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में हो गए, बट नॉर्थ वेस्ट में नहीं हुए। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में आपका पंजाब पाकिस्तान रीजन आता है। ठीक है, तो अब ये जो बुक थी, जो गंगा और यमुना के तट के किनारे यहाँ पे लिखी गई थी, उन्हें हम लेटर वैदिक बुक्स कहते हैं। ठीक है, लेटर वैदिक बुक कहते हैं। और ये कौन कौन सी हैं? सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। कौन कौन सी हैं? याद करिए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, मिलके ये चारों बनाती हैं हमारी 4 वेदास। अर्ली वेदा कौन सा है? ऋग्वेद। और बाकी तीन जो हैं ये सब हैं हमारी लेटर वैदिक बुक्स। ठीक है, ओके। नाउ देयर वर सेवरल ग्रुप इन द सोसाइटी एट दिस टाइम। देखिए, बहुत सारे लोग थे, प्रीस्ट्स थे, वॉरियर्स थे, ठीक है, हर्डर्स थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, और आपके पॉटर्स थे जो पोट्री करते थे, हंटर्स थे, हंटर गैदरर्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे। ठीक है, लेकिन जो प्रीस्ट थे ना, उन्होंने 4 वर्णों में लोग को डिवाइड कर दिया। जो हमारे पंडित वगैरह होते थे, ब्राह्मण्स थे, उन्होंने 4 वर्णों में लोग को डिवाइड कर दिया। सबसे पहला वर्ण था ब्राह्मण का। ठीक है, सबसे पहला वर्ण ब्राह्मण का। और ब्राह्मण से एक्सपेक्टेड था कि वो क्या करेंगे? दे विल टीच द वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, किंग्स के लिए जो सेक्रीफाइस हैं वो परफॉर्म करेंगे और उन्हें गिफ्ट मिलेंगे। सेकंड प्लेस थी क्षत्रिय की। क्षत्रिय कौन थे? जो जंग लड़ते थे, जो वॉर्स लड़ते थे। थर्ड थी वैश्यास की। वैश्यास एक्सपेक्टेड थे कि ये फार्मर्स होंगे, हर्डर्स होंगे या ट्रेडर्स होंगे। और बोथ द क्षत्रिय एंड वैश्यास कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। ठीक है, लेकिन जो शूद्र थे, जो लास्ट हमारी क्लास थी, शूद्रास को स्लेव्स कहते थे। ठीक है, ये जो है कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकते थे, ना ही रिचुअल्स अटेंड कर सकते थे। इनफैक्ट वुमेन जो थी ना, हर क्लास की, चाहे वो प्रीस्टली क्लास की हों, क्षत्रिय हों या वैश्य हों, देवर ऑल्सो ग्रुप विद शूद्रास। वो भी ना तो वेदा पढ़ सकती थी और ना ही मेजर सेक्रीफाइसेस की मेजर सेरेमनीज अटेंड कर सकती थी। ठीक है, द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल, if one's father and mother were Brahmins, one would automatically become a Brahmin and so on. Later they classified some people as untouchable. Untouchable को हिंदी में हम कहते हैं अछूत, जिसे जो छूने योग्य नहीं है। ठीक है, तो इतनी डिस्क्रिमिनेटिव सोसाइटी होती थी। और अनटचेबल्स में कौन कौन आते थे? सम क्राफ्टमैन, हंटर्स, ठीक है, क्रिमेशन, पीपल हु हेल्प इन परफॉर्म बरियल्स एंड क्रिमेशन। क्रिमेशन मतलब कि जो जो जब इंसान मर जाता है तो उनकी लाशों को दफनाने या जलाने के लिए जो लोग यूज़ होते हैं, मतलब जो ये काम करते हैं। द प्रीस्ट सेड दैट कॉन्टैक्ट विद दीज पीपल वॉज पोल्यूटिंग। प्रीस्ट जो पंडित थे, उनका ये मानना था कि इन लोग के साथ कॉन्टैक्ट करना पोल्यूट करना है। ठीक है, मतलब गंदा होना है। ठीक है, और बहुत लोग इस कास्ट सिस्टम को तब भी नहीं मानते थे। सम किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट। कुछ राजाओं को ये मानते थे कि हम तो प्रीस्ट से भी ज़्यादा सुपीरियर हैं, जबकि जो वर्ना क्लासिफिकेशन के हिसाब से प्रीस्ट का ये मानना था कि सबसे पहले प्रीस्ट ब्राह्मण आते हैं, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और लास्ट में शूद्रास। ठीक है, अदर पीपल फेल्ट दैट बर्थ कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर डिटेक्टिंग वर्ना पीपल बिलोंग टू। कुछ लोग का ये मानना था कि मैं क्या हूँ, ये मेरा जन्म कैसे डिसाइड कर सकता है। आप जन्म के बेस पे कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मैं कौन हूँ? कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, राजा का बेटा राजा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और Besides, some people felt that there should be no differences among people based on occupation. उसका ये मानना था कि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बहुत एरिया तो ऐसे थे सब कॉन्टिनेंट के, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह हो गए। नॉर्थ ईस्ट वगैरह आपने देखा होगा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, जहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस बहुत ज़्यादा स्टार्क, बहुत ज़्यादा डीप नहीं थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये था कि 4 में डिवाइडेड है, ये अमीर ये गरीब। कुछ था, बहुत हद तक था, लेकिन बहुत, जैसे साउथ इंडिया में जो था, इमीडिएट साउथ इंडिया में बहुत लेट आया, नॉर्थ ईस्ट में ना के बराबर था। ठीक है, नाउ जनपदास, हम जनपद के बारे में पढ़ेंगे। द राजाज हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजाज ऑफ जनपदास रादर देन जना।
द वर्ड जनपदा, जो जनपदा वर्ड है ना, इट लिटरली मीन्स जना का पैर, या जहाँ जना सेटल हो गया हो, ठीक है। यहाँ अब जना का पैर पड़ गया है, द पीपल हैव सेटल्ड ओवर हियर। आर्कोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दीज जनपदास, जैसे कि पुराना किला इन मेरठ, पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजीखेरा नियर इता। द लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश। हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजीखेरा नियर इता, ये यूपी में है, ठीक है। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स, लोग झोपड़ियों में रहते थे और वो कैटल्स भी रखते थे। दे ग्रू अप वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, जैसे कि शुगर केन हो गया, चावल, गेहूँ, बार्ले, पल्सेस, सीसम, मस्टर्ड, ठीक है। दे मेड अर्दन पॉट्स, मतलब मिट्टी के जो है वो पॉट्स बनाते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, ओके। इनका कलर क्या होता था, कुछ कुछ का ग्रे, अदर्स वर रेड, या तो ग्रे कलर होता था या रेड कलर होता था, ठीक है। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री वॉज फाउंड एट दिस साइड इज नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर। अब ये याद रखिएगा, जो इस टाइम पे ऋग्वेदा टाइम के बाद पे जो पोट्री मिलती थी ना, उसे पेंटेड ग्रे वेयर कहते थे, ठीक है। और जो ऋग्वेदा के टाइम पे जो देखिए जो ऋग्वेदा के टाइम पे मिलती थी उसे कहते थे रेड, ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। और जो लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे मिलने लगी उसे हम क्या कहते थे, पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। और उस पर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होते थे और बहुत सिंपल और बहुत ही शानदार पोट्री होती थी। अभी हमने पढ़ा जनपद के बारे में, अब आते हैं हमारे महाजनपद। महाजनपद से आपको पता ही चल गया होगा कि जो जनपद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए ना, उनको कहा गया महाजनपद। अब ये देखिए मैप में दिखाए गए हैं, आप देखिएगा यहाँ पर है। सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद अगर मैं आपको बताऊँ ना तो ये था मगधा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और भी हम पढ़ेंगे, और भी हैं, जैसे देखिए वैशाली है, कौशाम्बी है, ये सब भी हैं, ठीक है। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ड बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। देखिए अब क्या हो गया, पहले आपने पढ़ा होगा ऋग्वेदिक टाइम के जो आपके वो थे राजा थे ना, तो बड़े बड़े महलों में रहते थे ना, उन पे आर्मी होती थी। अब क्या हुआ, जो अब राजा होने लगे ना महाजनपद वगैरह के पे, इन लोगों ने आर्मी भी रखनी शुरू कर दी, ठीक है। और इन लोगों ने बड़े बड़े फोर्ट्स बनाना शुरू कर दिया। अब बड़े बड़े फोर्ट्स मतलब किले, बहुत बड़े बड़े किलों ने बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। हो सकता है ये इन्होंने, अब ये कह रहे हैं हो सकता है ये इन्होंने इसलिए बनाने शुरू करे हो कि दूसरे राजा जब अटैक करेंगे, ठीक है, तो उससे बचने के लिए, या हो सकता है कि इन्होंने अपनी ग्लोरी दिखाने के लिए कि हम कितने रिच हैं, हमारी प्रजा कितनी बड़ी है, कितनी पावरफुल है, ये दिखाने के लिए इन्होंने किले बनाने शुरू कर दिए हों, ठीक है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी कि दैट दे यूज टू फोर्टिफाई मतलब ईंटें दीवार बना देना, बड़ी बड़ी दीवार बना देना, ठीक है। तो ये जो इनका एरिया होता था ना कि ये एरिया हमारा है, ये उसके चारों ओर जो बड़ी बड़ी दीवारें बना देते थे, ठीक है। और इनके लिए आपको पता है जब इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनती होंगी तो लैक्स और मतलब थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ईंटें वगैरह चाहिए होती होंगी। तो उस टाइम पे भी देखिए कि प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त होती थी। ये देखिए द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौशाम्बी, ये मतलब इस तरीके की दीवार देखिए आप, ठीक है। द न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मी, सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरी एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, ओके। अब टैक्सेस के बारे में बात करते हैं। देखिए अब तक जो जनपद जो ऋग्वेदिक टाइम के जो किंग्स थे वो ऐसा था कि वो रेगुलर तो थे नहीं, जो ग्रुप के अमंग्स द ग्रुप ही जो सबसे ज़्यादा स्किल्ड थे उन्हें ये लोग किंग बना देते थे, ठीक है। तो उस वक्त तो ऐसा कुछ था नहीं, सब अपना कमा रहे थे, अपना खा रहे थे, अपनी एग्रीकल्चर करते थे, अपना खाते थे। बट अब क्या हो गया था कि भाई महाजनपद के जो किंग थे उन्होंने बड़े बड़ी दीवारें बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब लोग हैं वो रोज़ आर्मी की प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो अब एग्रीकल्चर वगैरह तो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आपके लिए आ रहे हैं, तो उन्हें सैलरी भी चाहिए होगी, भाई उनके घर पे खाना भी बनना है, वो कैसे खिलाएंगे अपने घर वालों को खाना, ठीक है।
तो अब इस चीज़ के लिए राजा को रिसोर्सेज चाहिए होने लगी, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज कहाँ से आती थी? टैक्सेस से। टैक्सेस देखिए अभी भी लिए जाते हैं, कंट्री टैक्सेस पे ही रन करती है। अगर आपको पता होगा, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो जहाँ काम करते हैं वहाँ से उनकी सैलरी जो है वो कटती है थोड़ी बहुत, जो गवर्नमेंट के पास जाती है, और वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एजुकेशन, ये उसके लिए एजुकेशन में यूज़ होती है, जैसे स्कूल, सरकारी स्कूल बनना, सरकारी हॉस्पिटल बनना, ठीक है। तो ऐसे ही ये लोग भी टैक्स इन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ठीक है। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए क्योंकि उस वक्त लोगों का जो सबसे पहला वो था वो एग्रीकल्चर था, ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर ही प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। तो क्रॉप पे जो टैक्स था वो सबसे इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। और ये 1/6 होता था पूरे प्रोड्यूस का, जितना भी आपने एग्रीकल्चर लैंड पे जितना भी उगाया उसका 1/6 आपको राजा को देना है। दिस वॉज नोन एज भागा और शेयर। भाग को हम कहते हैं ना, अरे यार आधा भाग मुझे दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाग इज शेयर, ठीक है। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल। अब क्राफ्ट पर्सन कौन होते हैं? जो ज्वेलरी बनाते हैं, जो पोट्री बनाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इनका ऐसे रहता हो कि अच्छा महीने में जो है आप एक दिन जाके राजा के लिए काम करेंगे, तो इनका वो फॉर्म ऑफ टैक्स हो। हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड। हर्डर्स मतलब जो चरैये होते हैं, जो एनिमल्स रखते हैं, शीप गोट, उनका ये रहता होगा टैक्स इस फॉर्म में होगा कि वो एनिमल या फिर जो एनिमल प्रोड्यूस करते हैं मिल्क वगैरह, वो एज टैक्स देते होंगे राजा को। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? आप कहीं से कोई सामान ला के बेच रहे हैं तो उस पर भी टैक्स था, ठीक है। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फूड प्रोड्यूस टू राजा। जो जंगल में रहते थे जो लोग, हंटर गैदरर्स, उन लोगों को भी राजा को जो फॉरेस्ट में मतलब वो प्रोड्यूस होता था वो उन्हें राजा को देना होता था। तो देयर वर टैक्सेस ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में चेंजेस क्या है? देखिए सबसे पहला चेंज तो ये आया कि ऋग्वैदिक टाइम तक वुडन प्लो यूज़ होता था, लकड़ी से बना हुआ। अब आयरन की डिस्कवरी हो गई तो आयरन प्लो शेयर यूज़ होना शुरू हो गया, ठीक है। अब आयरन आप जानते हैं कि लकड़ी से ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि अब उस वक्त है ना, ये जो आपका नॉर्थ इंडिया का पार्ट है ये बहुत ज़्यादा डेंसली फॉरेस्टेड था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि पेड़ आसानी से कटने लगे और ज़मीन जो है, आप जैसे आप खुदाई कर रहे हो, ठीक है, आप सीड डालने के लिए आपने थोड़ी सी ज़मीन खोदी प्लो से, ठीक है, तो आसानी से खुद जाती थी। तो इससे क्या हुआ कि जो उपज थी वो ज़्यादा पैदा होने लगी। आयरन प्लो शेयर प्रूव टू बी मोर एफिशिएंट, ठीक है। अब और एक नई डिस्कवरी हुई, वो हुई जो पैडी है, राइस जो है, उसे नई तरीके से उगाने की। पहले क्या होता था, बस सीड डाल दिए और उसके बाद जैसा हुआ। अब क्या हुआ कि इन्होंने जो वो थी पैडी थी उसकी ट्रांसप्लांटिंग करनी शुरू कर दी। मतलब सैपलिंग को उगा के सीधे उसे ज़मीन में डालना, ठीक है, उसे ज़मीन में लगाना। ये है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस, बट इससे उपज भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और पानी भी कम यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से चेंजेस आने लगे। जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन, दासाज एंड दासी, दासा एंड दासी कौन थे? स्लेव्स। एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, कम्माकार्स हैड टू डू दिस वर्क। अच्छा अभी याद रखिएगा कि लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स को क्या कहते हैं? लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स को कहते हैं कम्माकारास, ओके। और एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, ये जो वर्ड्स हैं ना आपके, जो इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स वगैरह हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि ये ISPCS के एग्जाम में अभी भी आते हैं, ठीक है। तो ये बुक अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा मैं सिर्फ पास करने के लिए पढ़ लूँ अपनी क्लास 6, ऐसा नहीं है। इफ़ यू पीपल वांट टू बी ब्यूरोक्रेट्स इन योर लाइफ, तो दिस बुक इज़ दीज बुक्स, हिस्ट्री बुक्स, जोग्राफी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अ क्लोजर लुक एट मगधा। मगधा सबसे इम्पॉर्टेंट महाजनपद था, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट। दिस प्रूव टू बी वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल महाजनपद। बहुत ही दिग्गज जो हैं वो रहे हैं, राजा रहे हैं इस महाजनपद के, ठीक है। मैनी रिवर्स सच एज गंगा एंड सोन फ्लो थ्रू मगधा। तो अगर आपसे पूछा जाए 2 रिवर के नाम बताइए जो मगधा किंगडम से फ्लो करते हैं, इट इज़ गंगा एंड इट इज़ सोन, ठीक है। देखिए रिवर्स क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं? रिवर्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। अब उस टाइम पे देखिए पेट्रोल वगैरह तो होता नहीं था, ठीक है। अब अगर नदी के बहाव के साथ कोई चीज़ फ्लो कर रही है तो यानी कि मतलब कोई थक भी नहीं रहा है, एज एन आप घोड़े वगैरह किसी के बैक पे नहीं कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस आप ले जा सकते हो सामान, ठीक है।
ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते थे। वाटर सप्लाईज, भाई एग्रीकल्चर करना है तो वाटर भी चाहिए। मेकिंग द लैंड फर्टाइल। पार्ट्स ऑफ मगधा व फॉरेस्टेड, तो वहाँ एलिफेंट्स भी मिलते थे। तो एलिफेंट जो थे वो ट्रेन करे जाते थे आर्मीज़ में इंडक्ट करने के लिए, ठीक है। तो एलिफेंट नेचुरली अवेलेबल हो गए, ठीक है। मगधा हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स, बिम्बिसरा एंड अजातशत्रु। अजातशत्रु जो थे वो बिम्बिसरा के ही बेटे थे। हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर जनपदास, ठीक है। जनपद इन्होंने, ऐसा नहीं था कि अभी जनपद खत्म हो गए थे, जनपद अभी भी थे, लेकिन जो आपके जो जनपद बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए ना, उन्हें महाजनपदास कहने लगे थे, ठीक है। अब ये लोग क्या था, आप रूलर बन जाते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अपने अंडर चाहते हो, ठीक है। तो ये लोग पूरा ट्राई करते थे कि जो आसपास के जनपद हैं वो भी हमारे अंडर आ जाए, ठीक है। महापद्मानंदा वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर, ये नंदा डायनेस्टी के रूलर थे, बहुत बड़े रूलर थे ये भी। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। नॉर्थ वेस्ट पार्ट कौन सा हो गया सब कॉन्टिनेंट का, पाकिस्तान, पंजाब एरिया, ठीक है। राजगृहा, राजगृहा प्रेजेंट डे राजगीर है जो आज भी बिहार में है, ठीक है। वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा फॉर सेवरल ईयर्स। राजगीर जो है वो बहुत सालों तक आपके मगधा की कैपिटल रही थी, और ये फर्स्ट कैपिटल थी महाजनपदा की, ठीक है, मगधा की। उसके बाद में क्या हुआ कि कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर दी गई पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को अब हम किस नाम से जानते हैं, पटना के नाम से। 2300 ईयर्स अगो क्या हुआ था, एक रूलर था एलेक्जेंडर, वो मैकेडोनिया यूरोप से था, वो वर्ल्ड का कॉन्करर बनना चाहता था, ठीक है। ऑल्दो उसने पूरा वर्ल्ड तो कॉन्कर नहीं करा था, बट उसने काफ़ी पार्ट जो है वेस्ट एशिया वगैरह का और इजिप्ट का बहुत कुछ वो कर लिया था, कॉन्कर कर लिया था। अब जैसे ही वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया, मतलब पाकिस्तान वाली साइड वो आया था, रीचिंग द बैंक ऑफ ब्यास। ब्यास याद करिए क्या थी, ब्यास रिवर थी, ठीक है, और ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस रिवर की। लेकिन जब वो आगे बढ़ा, मतलब ईस्टवर्ड उसने आना शुरू करा, इंडिया के अंदर आना शुरू करा, तो उसके सोल्जर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सुना था इंडियन जो आर्मी रखी हुई थी यहाँ पे, मतलब उन्होंने सुना था कि हाँ हमारी आर्मी के पास बहुत बड़े बड़े एलिफेंट्स हैं और घुड़सवार हैं, शैरियट्स हैं, हॉर्स हैं, ठीक है। तो एक तरीके से वो लोग डर गए थे, इस वजह से उन्होंने अंदर आने से मना कर दिया था। अ क्लोजर लुक वज्जी। While Magda became powerful, Vajji with its capital at Vaishali, Bihar was under a different form of government known as Gana और संघा। राइट हैंड साइड पे देखिए गाना और संघा। गाना is used for a group that has many members और एंड संघा मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, ठीक है। गाना उसके लिए यूज़ होती है जिस ग्रुप में मैनी मेंबर्स हों, और संघ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे वज्जी की बात हो रही है। वज्जी जो है, वज्जी की कैपिटल है वैशाली, जो कि है बिहार में, ठीक है। तो एक गाना और संघ में ना ऐसा नहीं होता कि एक रूलर होता है, वहाँ उसका मतलब होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह को रूल कर रहे हैं। कभी कभी तो 1000 ऑफ मैन रूल टुगेदर, और वो जो सेक्रीफाइसेस होते हैं ना, वो सब भी वो एक साथ ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और सारे डिस्कशन वगैरह सब मिलके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दे वर अटैक्ड बाय एन आर्मी, दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मेट द थ्रेट। हालांकि वुमेन, दास और कम्मकारा जो है, इन्हें अलाउड नहीं होता कि ये पार्टिसिपेट करें असेंबलीज़ में। बोथ बुद्धा कौन थे, ही वॉज गौतम बुद्ध, ये स्थापक थे आपके बौद्ध धर्म के, ठीक है। और महावीर कौन थे, महावीर तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ये स्थापक नहीं थे, ये 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। दे बोथ बिलोंग टू गानाज और संघाज, ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन द संघा कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो अगर आपको संघ की लाइफ के बारे में सबसे ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ मटेरियल है ना, वो बुद्धिस्ट किताबें हैं, ठीक है। दिस इज़ एन अकाउंट ऑफ वज्जी फ्रॉम द दिघा निकाय का। अब यहाँ पे जो है, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। दिघा निकाय का एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुक है, ठीक है। और ये वज्जीज़ के बारे में ये एक अकाउंट दिया हुआ है उस टेक्स्ट बुक में। दीज वर रिटन अबाउट 2300 ईयर्स अगो। अजातशत्रु एंड वज्जीज़। अजातशत्रु आपने पढ़ा था, वो बिम्बिसरा के बेटे थे, ठीक है, और वो बहुत बड़े राजा थे महाजनपद के, मगधा के, ठीक है। उन्होंने अपने मिनिस्टर जो है वसाकरा, उन्होंने बुद्धा के पास भेजा कि तुम एडवाइस लेके आओ बुद्धा से, ठीक है।
तो बुद्धा से उन्होंने पूछा कि क्या मतलब वज्जी पे हम हमला करें, क्या हम जीत सकते हैं? तो बुद्धा ने पूछा उनसे कि क्या वज्जी फ्रिक्वेंटली मिलते हैं असेंबलीज़ में, ठीक है, मतलब वो फ्रिक्वेंटली एक दूसरे से मिलते हैं। जब उसने सुना, वसाकारा ने सुना, तो उसने कहा कि मतलब कि हाँ वो मिलते हैं। तो व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड, तो बुद्धा ने कहा कि जब तक वज्जीज एक साथ मिलते रहेंगे, ठीक है, वो फ्रिक्वेंटली असेंबलीज हेल्ड करते रहेंगे और वो एक दूसरे की बात मानते रहेंगे, वुमेन की रिस्पेक्ट करेंगे, जो प्रीस्ट हैं उनके थॉट की रिस्पेक्ट करेंगे, तब तक जो है वो एक साथ बंधे रहेंगे। दे विल कंटिन्यू टू प्रॉस्पर, ठीक है। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्कर द संघास। जो पावरफुल किंगडम थे उनके राजा ने संघों को कॉन्कर करने की बहुत कोशिश करी, हमने अभी पढ़ा। नेवरदीलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन उसके बाद भी ये जो संघास थे ये बहुत टाइम तक रहे। मतलब जो लास्ट संघा है वो आपके गुप्ता रूलर्स ने कॉन्कर करा था। और ये जो टाइम अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, ये कहीं 6th-7th सेंचुरी BC बिफोर क्रिस्ट की बात होगी, ठीक है। और ये जो है, जो गुप्ताज हैं, ये आए थे आपके 4th सेंचुरी एनो डोमिनो AD के आसपास। तो देखिए इतना फ़र्क है, ठीक है। तो जो लास्ट संघा है वो किसने कॉन्कर करा था? गुप्ता रूलर्स ने, अबाउट हुम यू विल रीड इन चैप्टर 11। तो ये हम तब पढ़ेंगे। एल्सवेयर ये ग्रीस और एथेंस के बारे में कुछ बात है कि ये ग्रीस जो है डेमोक्रेसी थी एक, ठीक है। वहाँ के जो आदमी थे जो 30 ईयर्स एज से ज़्यादा के थे वो फुल सिटीजन्स थे। जो बाहर के लोग थे उन्हें सिटीजनशिप नहीं दी हुई थी, और जो स्लेव्स की तरह काम करते थे या हाउस होल्ड वर्क करते थे उनको भी सिटीजनशिप नहीं थी, वुमेंस को भी सिटीजनशिप नहीं थी। अपॉइंटमेंट्स टू, और बहुत सारी जो अपॉइंटमेंट्स थी ना, मतलब कि जो बड़ी पोजीशन के लिए जो अपॉइंटमेंट्स होती थी, ठीक है, दे वर मेड थ्रू लॉटरी। लॉटरी कैसे? जैसे सपोज़ करो कि हाँ मुझे इस ऑफिस के लिए अप्लाई करना है, तो मैं अपना नाम दे दूँगी, उसके बाद कोई भी बच्चा या कोई बड़ा आदमी जो है उस लॉटरी से नाम निकालेगा, ठीक है, और वो जिसका भी नाम आया मतलब वो जीत जाता था, उसे अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यही है इसके बारे में, मतलब कुछ अच्छा कुछ वैसा नहीं है कि कोई ज़रूरी हो या कुछ काम आएगा, बस हाँ। लेकिन ये एक तरीके से डेमोक्रेसी नहीं थी, क्योंकि यहाँ औरतों को समान अधिकार नहीं थे, ठीक है, और मतलब लोगों को भी समान अधिकार नहीं थे। जैसे जो मेल्स ठीक ठाक काम कर रहे हैं ठीक ठाक जॉब्स में, तो उनको तो आपने सिटीजनशिप दे दी, लेकिन जो वैसे काम कर रहे हैं आपके हिसाब से जो लोअर काम है आपने उन लोगों को नहीं दी। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, ठीक है। चलिए, इट वॉज़ वेरी नाइस मीटिंग यू ऑल। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।